मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ियां सैकड़ों साल तक इस बात का अध्ययन करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी के आवरण में एक डिक्टेटरशिप, और वो भी बुर्जुआ डिक्टेटरशिप है, वो डिक्टेटरशिप जो पूंजी के का सहारा लेके डिक्टेटर बनती है, लेकिन तब भी उसको पॉपुलर लीडर कहा जाता है। आने वाली 100 साल की जो पीढ़ियां होंगी उनको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि ये हुआ क्या था। भारत ये सामान्य नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये कोई छोटा मोटा नहीं है। सारे स्कॉलर्स जितने भी हैं और आएंगे उनको ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के चोले में, डेमोक्रेसी के ही नॉर्म्स लेके, उसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को लेके कैसे कोई एक अधिनायकवाद पनपता है और वो पूंजी के साथ गठजोड़ करके और पूरी जनता को कभी उन्माद में डाल देता है, कभी उसको बताता है कि नया भारत बनने जा रहा है, कभी अमृतकाल अगले 25 साल तक रहेगा ये बताता है, और किस तरह उनको भ्रमित करता है। आपके दर्शक अपेक्षाकृत थोड़ा दो तरह के इस समय सोच है, या तो वो भक्त है या भक्त नहीं है। नहीं की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भक्त हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यही सफलता का राज है इस फॉर्मेट का। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इस समय वो नहीं देख पा रहे, जो आने वाले, जो जिस तरह डेमोक्रेसी का चीरहरण हो रहा है और जिस तरह से चीजें बदलती जा रही डेमोक्रेसी के ही फसाड में, इसको कहते हैं आवरण में डेमोक्रेसी के, और किस तरह अधिनायकवाद पूंजी का एक एकाधिकार ये लेता जा रहा है और गरीब कराहता जा रहा है। कराहने के बाद भी वो जय श्री राम कर रहा है। जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको अपनी कराह भी नहीं दिखाई दे रही है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, वो तिल तिल करके मर रहा है, लेकिन तब भी वो जय श्री राम कह रहा है। ये कमाल इस अरेंजमेंट का है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके व्यूवर्स को कि अपेक्षाकृत वो बेहतर लॉजिक पावर रख रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इतना नजर आ रहा है कि प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कि राहुल गांधी कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दबाव को खत्म करेंगे, इसका कोई नक्शा नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो। और ये मुझे लगता है कि इनको और ज्यादा विस्तार देना होगा ताकि इनकी बात और लोगों तक पहुंचे। जहां तक प्राइवेट का सवाल है, आप जरा देखें कितनी खूबसूरती से चीजें, और ये एक उदाहरण देता हूं। कोरोना काल था, कोई फैक्ट्री धुआं नहीं उगर रही थी, कोई उत्पादन नहीं हो रहा था। 12 करोड़ लोग एड़ी रगड़ रगड़ के अपने गांव के घरों में सड़कों पे जा रहे थे, बीवी बच्चों को लेके, बच्चे तिल तिल करके मर रहे थे। लेकिन उस समय किसी अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ बढ़ रही थी। 90 करोड़ जानते हैं कितना होता है? अगर एक लेबर बिना बीमार हुए काम करे तो 10,000 साल लगातार काम करना पड़ेगा, तब वो जाके 1 घंटे की कमाई अंबानी की लेगा। अडानी को आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण, तो आप लोगों के संज्ञान में नहीं आया हो किस तरह से प्रजातंत्र के चोले में, संविधान के पैरामीटर्स में ही, उन्हीं के प्रावधानों को टेढ़ा करके किस तरह से चीजें बदल रही हैं। अडानी, जो कि राहुल गांधी ने अभी कहा कि 607 नंबर पे था ये आदमी, दुनिया का दूसरे नंबर पे आज आ गया, आखिर कैसे 8 साल में आ गया, उसका किस्सा बताते हैं। मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आप जानते हैं कि जब दिल्ली दिया गया जीएमआर को, तो जीवीके को मुंबई एयरपोर्ट दिया गया। ये कंपनियां हैं अपनी जो भारत में प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में दिया गया इनको मेंटेनेंस और इसके रनिंग के लिए। अडानी की उस पर गिद्ध दृष्टि पड़ी। अडानी का भाई उससे मिला, उसके मालिक से, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, और उसने अपनी इच्छा शो की, और इच्छा शो करना यही था, आप जानते हैं
कि कोई मोदी कहने नहीं आता है कि फलानी चीज फला को दे दो, वो एक मैसेज होता है कि ये मोदी के नजदीक है, बाकी चीजें तो अफसर देख लेते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि ये जीवीके, जिसने की बाकायदे एक एग्रीमेंट अपने इन्वेस्टर से किया कि हम अडानी को इसमें नहीं आने देंगे हम लोग, और इसका अपोज करेंगे, कोई शेयर इसका नहीं देंगे इनको, और इसके साथ जो मेन उनका इन्वेस्टर था, इन्वेस्टिंग बॉडी थी, उससे भी एग्रीमेंट हुआ। लेकिन एक साल बाद ईडी का छापा पड़ता है। जुलाई में 2020 में जब कोरोना में तिल तिल करके लोग मर रहे थे, आप जानते हैं लाशें बहाई जा रही थी नदियों में, हालांकि ये फर्स्ट फेज था, जबरदस्त क्राइसिस थी, उसके बावजूद ईडी छापा मार रहा था। और छापा इसलिए मारा गया, जुलाई में यह छापा पड़ता है और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है वगैरह वगैरह। अन्य एजेंसीज भी आती है, इनकम टैक्स आता है, और इस जीवीके के मालिक और घरों पे छापा डाल के और उसको लगभग बर्बाद करने की स्थिति में ला देता है। अगले एक महीने में वो दूसरा एग्रीमेंट करता है, और वो होता है कि हम अडानी को पूरा एयरपोर्ट का वो देना चाहते हैं, शेयर देना चाहते हैं, और इस तरह से अडानी को वो शेयर, वो एयरपोर्ट मिल जाता है। आप दूसरा देखिए, यहां पे जो एजेंसी है जो इसका अप्रेजल करती है, जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसका अप्रेजल की एक कमेटी है, जिसका सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होता है। ये अप्रेजल कमेटी है। इस अप्रेजल कमेटी में एक नोट उन्हीं के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का आता है कि साहब कोई तुक नहीं है कि हम मनी का इतना वर्चस्व हो जाए कि एक ही अडानी को हम 6-6 एयरपोर्ट एक साथ दे दें। ये उन्हीं के डिपार्टमेंट का था। ये नोट आता है कमेटी में। दूसरा नोट नीति आयोग से आता है कि साहब जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज नहीं है एयरपोर्ट रन करने का, उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बर्बाद कर देंगे। अडानी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं था। डीए का चेयरमैन, जो उसका अप्रेजल कमेटी का चेयरमैन, जो डीए का सेक्रेटरी होता है, सरकारी बाबू होता है, उसे कह नहीं दे, ये तो ऑलरेडी हमारे पास रिपोर्ट सारे सेक्रेटरीज की आ चुकी है कि साहब इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, इससे बल्कि ज्यादा लोग इसमें बिड करेंगे। और ये कह के उसने दोनों जो वो थे असेसमेंट थे, दोनों को खारिज कर दिया और अडानी को एयरपोर्ट चले गए। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत मशहूर जज हुए हैं ब्रांडिस। 100 साल पहले उन्होंने, गालिबन उस समय अमेरिका की डेमोक्रेसी थोड़ा अच्छी थी, अब तो ये नहीं है, उस समय उन्होंने अपने एक जजमेंट में कहा है कि देखिए डेमोक्रेसी में दो चीजें हैं। वो मैं एग्जैक्ट सेंटेंस आपको सुनाता हूं जो उन्होंने कहा था। वी कैन हैव डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री और वी कैन हैव ग्रेट वेल्थ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। हम लोग अपने देश में, ये अमेरिका के लिए कहा था, कि या तो हम लोग डेमोक्रेसी जबरदस्त रख सकते हैं, या हम लोग काफी कुछ पूंजी रख सकते हैं जो कि कुछ हाथों में कंसंट्रेटेड हो, लेकिन हम दोनों नहीं रख सकते। अगर ये एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। 100 साल पहले उस आदमी ने कहा था अपने जजमेंट में, और बड़ा मशहूर हुआ ये सेंटेंस, कि डेमोक्रेसी में आप वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ हाथों में नहीं कर सकते। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि भारत में लगातार ये रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है और पूंजी खिसक के चंद हाथों में सीमित होती जा रही है। सो मच सो दैट 77% पूंजी आज सिर्फ टॉप के 10 लोगों के पास है देश की, और नीचे का 50% लगातार गरीब होता जा रहा है। यह मॉडल इसलिए लाया गया है, और इसी में एक कानून लाया गया जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए। अब जरा गौर, इसको सबको एक साथ मिला के देखिए आप।
ये पूंजी का गरीब गरीब होता जा रहा है। रिच पुअर डिवाइड एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, जिनी कॉफिशिएंट। जिनी कॉफिशिएंट पे भारत वर्स्ट स्थिति में है। रिच पुअर डिवाइड लगातार बढ़ रहा है। सन 2000 में 37% देश की पूंजी 1% लोगों के हाथ में थी। ये बढ़ के 2005 में 42% हुई। उसके बाद बढ़ के ये 48% हुई, फिर 55% हुई। आज 60% पूंजी 1% के हाथ पे है। आप समझ सकते हैं, लगातार कुछ दिन बाद हो सकता है कि हमारी चड्डी बनियाइन किसी अंबानी के घर में हो, हम सड़क पे नंगे खड़े हो, लेकिन फिर भी हम जय श्री राम करते रहेंगे। जय श्री राम, क्योंकि मोदी जी ने बनवा दिया। भारत का कितना नाम है देश में। और जो लोग बदनाम कर रहे हैं वो देश के खिलाफ है। जो अडानी के खिलाफ कर रहे हैं वो संगठन, आज एक आर्टिकल निकला है देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार में, जिसमें कितने नालायक है ये लोग। भारत की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, और भारत के लोग भी उनका समर्थन कर, ये लोग भी देशद्रोही हैं। मतलब जो अडानी के खिलाफ कहा जा रहा है कि इसने धोखा किया है, वो सारे लोग देशद्रोही अब हो जाएंगे। और कोई ताज्जुब नहीं कि संतोष भारती, एम के सिंह, ये सब लोग देशद्रोह में चले जाएंगे।